So hey guys, this is Vivek Kedia here, and I am uploading a video after a long period of time. So I would like to say about myself, 30 seconds intro of myself. I am a CS professional student, and also I have done my graduation from the University of Calcutta. I'm not a teacher, okay, and neither I am too much interested in this teaching profession. I just have made this channel to share with you guys some knowledgeable contents that I have, maybe these lectures or maybe the notes. Okay, I like to share with you guys, and I like to keep you guys also updated. And if it can help you in your study, then it definitely will be really great. And also this also helps me to stay updated with obviously these topics company law and many things. So it also helps me to stay updated, and it also helps you in revision, or maybe if you're reading first time, then it also will be helpful. Although I'm not a teacher, but still I would say that the notes which I provide is and whatever I teach you is 100% top notch and absolutely relevant for examination. So you're not supposed to worry about that. Whatever I teach is 100% exam oriented, so you can refer this video, enjoy this video. And obviously I would also provide the link, the material. This is my self prepared notes. I have prepared it myself, and it is absolutely updated notes. Okay, so I would provide the link wherein you can download these notes and refer it. And if you like this video, then you may share as well. Let's get started. So the language mode will be English, that is Hindi and English mix. So the topic we are going to study, okay, there will be 4 parts of this chapter. This is buyback, okay, and this is relevant for CA, CS, CMA and also BCom. Okay, so I would be uploading like 4 or 5 parts. This specific video will be theory only, ठीक है. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी समझाने वाला हूँ, जो कि अपना बीकॉम के लिए भी ऑब्वियसली कुछ हद तक रिलेवेंट रहता है, क्योंकि बीकॉम वाले लोगों को क्या है, ज़्यादातर सम्स, जनरल ये सब पूछा जाता है, और इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हाउ मच शेयर्स कैन कंपनी मैक्सिमम बायबैक, उस तरीके के प्रैक्टिकल सवाल अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या फिर अगर आपके करिकुलम में होगा तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे. बट जो अपने CS के स्टूडेंट है, CA के स्टूडेंट या CMA के स्टूडेंट, उनको जो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर होता है, इवन CS के प्रोफेशनल लेवल पे भी काफ़ी जगह आपको बायबैक का रेफरेंस मिल जाएगा. तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन रहता है काफ़ी लोगों के लिए. सो अलग अलग पार्ट्स आएंगे. तो पहला पार्ट थ्योरेटिकल है, ठीक है. इसको बीकॉम वाले भी देख सकते हैं, बट CS वालों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, और बीकॉम वाले भी देख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उनको ये नॉलेज रहेगा तभी वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे सम्स को. सो हम देखते हैं बायबैक. तो बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक का मतलब होता है मींस अ कंपनी बाइंग बैक इट्स शेयर्स विच दे इशूड प्रीवियसली. हम लोग को पता है कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है. शेयर्स मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी होता है, ठीक है ना. तो फिर कंपनी जैसे अपने शेयर्स को जैसे इशू करती है ना पब्लिक को, वैसे क्या कर सकती है वो कंपनी, वापस से वो पब्लिक से शेयर को अपने वापस खुद खरीद सकती है. तो अब आप बोलोगे क्या मतलब, एक कंपनी जो शेयर इशू किया तो फिर वो वापस खरीद रहा है, तो ये क्या अलाउड है? क्या इस तरीके का करना अलाउड है क्या? और ये क्यों करते हैं, सब हम धीरे धीरे समझेंगे. बट पहला सवाल ये आता है, पहले हम समझ के बायबैक क्या है. बायबैक मतलब होता है कंपनी ने जो शेयर पहले इशू किया था, कंपनी उसको अब वापस खरीद रही है. तो पहले तो आपको लॉजिकली ये सवाल आएगा दिमाग में कि ये अलाउड है क्या? तो जी हाँ, ये बिल्कुल अलाउड है. येस, इट इज अलाउड. सेक्शन 68 टू 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज टू बी सेटिस्फाइड. इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को 68 से लेके 68, 69, 70 तीन जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 की, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा. इसके साथ साथ हम लोग को रूल 17 भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. रूल 17 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, ये जो है ये हम लोग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. 68, 69, 70 भी हम लोग करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है. और अगर ये कंपनी क्या है, लिस्टेड है. अगर लिस्टेड कंपनी, हम लोग जानते ही हैं लिस्टेड कंपनी मतलब ऐसा होता है जिसका किसी भी तरीके का सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो NSE हो या BSE हो, वहाँ पे लिस्टेड होगा, ठीक है ना. तो उस तरीके की कंपनी को लिस्टेड कंपनी बोलते हैं. तो लिस्टेड कंपनी अगर है तो उसको तो ये सब कंप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी 68, 69, 70 और रूल. लेकिन उसको इसके साथ साथ जो ये सेबी का बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2018 है, उसको ये भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है. तो हम लोग ये वाला बात अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है. तो अब हम लोग आ जाते हैं कि एक कंपनी क्यों ऐसा करेगा, कोई भी मतलब कंपनी क्यों करेगा. पहले तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा ना. तो इस चीज़ को हम सबसे पहला समझते हैं. पहला पॉइंट है, पहला जो कारण होता है कि कंपनी क्यों करती है, अलग अलग कारण हो सकता है. पहला उनमें से एक कारण हो सकता है टू इंक्रीज द EPS मतलब हम लोग सारे जानते ही है, अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर मतलब होता है कि अगर किसी बंदे के पास या बंदी के पास एक शेयर है, तो उस शेयर के बेसिस में वो कितना रुपए कमा सकता है. तो इसका फॉर्मूला वैसे क्या होता है? EPS इक्वल्स टू नेट इनकम, मतलब कंपनी का जितना इनकम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब कंपनी के कितने शेयर्स कंपनी ने इशू करके रखे हैं. तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, उसका जो नेट इनकम है वो 10 लाख है, ठीक है. और इसका जो शेयर इसने इशू किया है ना, 1000 शेयर इशू करके रखा है, 10 रुपये फेस वैल्यू. और फेस वैल्यू क्या होता है तो आप लोग को पता ही होगा, मैं ये सब तो इस वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा. तो इसने 1000 शेयर इशू किया है एक्स लिमिटेड ने, और 10 रुपये का फेस वैल्यू है, ठीक है. तो EPS का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होगा. 10 लाख को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 शेयर पे, तो हम लोगों को एक एक शेयर पे कितना कमाई हुआ ये हम लोग को आराम से मिल जाएगा. एक शेयर पे कितना कमाई हुआ? 1000 रुपये कमाई हुआ, ठीक है ना. अब हम लोग देखेंगे नाउ इफ द कंपनी buys back 200 shares then such shares will also be cancelled. हम लोग जानते हैं जब भी कोई, ये अगर आप नहीं जानते होंगे, जैसी कंपनी कोई शेयर को बाय बैक करती है तो ऑब्वियसली वो उसको क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है. कैंसिल कर देता है मतलब वो क्या हो जाता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा हो जाता है. तो अगर कंपनी 200 शेयर यहाँ पे बाय बैक कर लेगा तो इसका शेयर अब घट के कितना हो जाएगा? 1000 से 200 कट जाएगा और 800 हो जाएगा, ठीक है ना. और किस तरह से कैंसिल होता है इस सब हम धीरे धीरे समझेंगे. पहले आप बस ये समझने का कोशिश करो कि ये जो टू इंक्रीज EPS कैसे बढ़ता है. मैंने बोला ना EPS कैसे बढ़ता है, तो ये वाला पहले समझने की कोशिश करो. तो हम लोग यहाँ पे थे कि 1000 शेयर
था इसका, ये 200 शेयर को कैंसिल कर रहा है, अब इसका नया शेयर कितना हो गया, 800 शेयर हो गया, और इनकम में तो कोई बदलाव नहीं आया, इनकम में भी 10 लाख है। तो अगर हम लोग 10 लाख को 800 से डिवाइड करेंगे, यानी प्रति शेयर में अब क्या हो रहा है, 1250 रुपये ईपीएस है। यानी ईपीएस हम लोग देख सकते हैं 1000 से लेकर सीधा 1250 हो गया। अब आप बोलोगे कि ये ईपीएस क्या है, इससे क्या लेना देना, क्या होगा इसको बढ़ा के? तो देखो होता ये है, किसी भी शेयर का अगर ईपीएस बढ़ता है या फिर ईपीएस ज़्यादा होता है ना, तो ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन होता है, एंड इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली द पीपल इन्वॉल्व इन बाइंग शेयर्स एंड ऑल। ओके, तो जो लोग शेयर वगैरह खरीदते हैं उन वो लोग ऑब्वियसली देखते हैं ना कि ईपीएस क्या है, नहीं ईपीएस अगर किसी भी कंपनी का बढ़ा है तो ऑब्वियसली ये उसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव साइन है, उसका जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, उसको फाइनेंस मिलने में या फिर उसके कंपनी में उसका शेयर जल्दी जल्दी मूव होता है, ठीक है ना, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। आप ये समझने का कोशिश करो। तो जब भी कंपनी का मान लो शेयर का दाम कम रहा है ना, किसी भी कारण की वजह से, चाहे कंपनी का कोई नेगेटिव न्यूज़ आया है या फिर किसी भी कारण की वजह से, तो कंपनी इस तरीके का काम करके, यानी कंपनी बायबैक करके क्या कर सकता है, अपने शेयर का प्राइस को आगे पुश कर सकता है, यानी बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ेगा, तो बायबैक करेगा तो इसका ईपीएस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, और जब ईपीएस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक शेयर में बंदे को क्या होगा, कमाई ज्यादा होगा ना। आप इस समझने को, शेयर होल्डर कम गए लेकिन इनकम तो सेम है ना, शेयर होल्डर्स कम गए, लेने वाले कम गए, लेकिन पैसा तो अभी भी उतना ही बन रहा है। तो एक बंदा जो उस कंपनी का शेयर खरीदेगा वो ज्यादा पैसे बनाएगा। ऑब्वियसली अभी समझने की कोशिश करो, पहले 10 लाख रुपए थे, वो 1000 आदमी में बट रहे थे, अब 10 लाख रुपए इनकम है, लेकिन अब वो 800 आदमी में बटने वाले, तो ऑब्वियसली सबका कमाई ज्यादा होने वाला है। तो टैक्टिकली इट विल अट्रैक्ट एंड ल्योर मोर इन्वेस्टर्स। सो ये चीज करके क्या करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं बायबैक जब होता है तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, और जैसे ही अर्निंग पर शेयर बढ़ता है वैसे ही मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि व्हाई वुड अ कंपनी डू सच थिंग, सबसे पहला पॉइंट है टू इंक्रीज द ईपीएस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे और क्या क्या कारण होता है, टू गिव कॉन्फिडेंस टू द शेयर होल्डर्स व्हेन प्राइस ऑफ द शेयर इज फॉलिंग। तो ये हम लोग उसी पॉइंट से थोड़ा इंटरलिंक है क्या, जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है किसको, शेयर होल्डर को, जब क्या होता है शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो यानी जब शेयर का प्राइस गिरता है तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं टू प्रिवेंट होस्टाइल टेक ओवर्स, ठीक है। होस्टाइल टेक ओवर्स मतलब क्या हो रहा है, मान लो आप समझ लो, हम लोग को पता है अगर कोई कंपनी है उसका अगर 50% से ज्यादा कोई शेयर अक्वायर कर ले अचानक से, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका ओनरशिप उसके हाथ से चला जाएगा ऑब्वियसली। अब मान लो किसी कंपनी का अभी अपना जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, प्रमोटर्स जो शेयर होल्डिंग है, मान लो वो 46% है, 45% है, और बाकी मान लो 30% रिटेल के पास है और कुछ आपका मान लो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया या फिर किसी के पास भी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये बायबैक करने से क्या होता है, हॉस्टाइल टेक ओवर बनाया जा सकता है। मान लो कंपनी का शेयर होल्डिंग, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अपने खुद की कंपनी मान लो 45% है, तो बायबैक करके इसको कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी का शेयर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो शेयर होल्डिंग है ना, इसका शेयर होल्डिंग ऑब्वियसली क्या होगा, अब बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, इसका शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। जो रिटेल को मान लो देके रखा, रिटेल से अगर बायबैक कर लिया जाता है तो रिटेल का शेयर होल्डिंग कमेगा और इसका शेयर होल्डिंग ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका शेयर होल्डिंग क्या हो जाएगा, शेयर होल्डिंग जो है ये बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, इसके पास अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग आ जाएगा तो फिर इसको कोई क्या कर सकता है, ठीक है, टेक ओवर नहीं कर सकता है, ठीक है, इस कंपनी पर कोई कब्जा नहीं जमा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का काम कर जाता है बायबैक को, इस चीज के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना, टू प्रोवाइड एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर्स। किसी इन्वेस्टर को अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उसको बाहर निकलने के बाद उसको मौका भी रहता है। ये पॉइंट काफी रिलेवेंट नहीं है, ज्यादातर ईपीएस वाला पॉइंट ही होता है, पर ये सारे पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है ना। टू यूज एक्सेस कैश, अगर कुछ एक्सेस कैश पड़ा है कंपनी के पास, हद से ज्यादा पैसा है, तो शेयर होल्डर को वापस करके शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है, हिस्सेदारी को कमा दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा जो ओनरशिप ज़्यादा काफी डाइल्यूट हो गया था ना, उसको थोड़ा कंसोलिडेट करने का काम किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बाईबैक। तो हम लोग समझ के बाईबैक क्यों किया जाता है, बाईबैक अलाउड है और बाईबैक क्या चीज़ है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 70, मैंने आपको 68, 69, 70 बोला, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेक्शन नंबर 70 देखेंगे, जो कि हम लोगों को बताता है सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये लोग हम लोग को बताता है प्रोहिबिशन फॉर बाईबैक, मतलब कौन कौन कंपनी क्या कर सकता है, बाईबैक नहीं कर सकता है, मतलब क्या क्या बाईबैक में प्रोहिबिशन है। तो नो कंपनी शैल बाईबैक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स शेयर्स, कोई भी कंपनी चाहे डायरेक्ट तरीके से हो या इनडायरेक्ट तरीके से अपने शेयर्स को बायबैक नहीं करेगा, अपने सब्सिडी एनी सब्सिडरी, किसी भी सब्सिडरी के द्वारा बायबैक नहीं करेगा, इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडी, खुद के सब्सिडरी के द्वारा भी नहीं करवा सकता और किसी और के सब्सिडरी के द्वारा भी क्या कर सकता है, बायबैक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा हम लोग क्या करवा रहे हैं, बायबैक करवा रहे हैं, या फिर कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा बायबैक करा रहे हैं, ये चीज भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। और अगर इफ अ डिफॉल्ट इज मेड इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, कंपनी ने क्या करके रखा है, ऑब्वियसली कुछ डिपॉजिट लेके रखा है, ठीक है ना, डिपॉजिट लेके रखा है और उसका पैसा क्या कर रहा है, वो वापस नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका जो इंटरेस्ट है ना कंपनी नहीं चुका पा रहा है, या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का रिडेम्पशन का टाइम आ गया है और वो पैसा वो चुका नहीं पा रहा है, ठीक है, या फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का टाइम आ गया, वो भी वो चुका नहीं पा रहा है, या फिर हो सकता है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दे पा रहा है, या फिर डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, या फिर लोन का जो है ना रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है। अब आप सोचो एक कंपनी है जो ये सब काम नहीं कर पा रहा है, मतलब जिनका हक का पैसा है वो नहीं दे पा रहा है, और कंपनी ये बोल के उछल रहा है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, बायबैक करना चाहते हैं, शेयर होल्डर को पैसा देना चाहते हैं। तो ये तो बेवकूफी हो गया ना, आप इन लोगों के इंटरेस्ट को क्या कर तार तार कर दे रहे हो, इसका मतलब तो ये तो इनके प्रेजुडिशियल हो गया ना, आप इनका पैसा नहीं चुका रहे हो, बट आप बोल रहे हो कि हम शेयर होल्डर को पैसा देंगे और शेयर को बायबैक करेंगे। तो ये काफी गलत और मतलब मैं क्या बोलूँ इडियोटिक साउंड करता है ऑब्वियसली। तो इसीलिए इस चीज को पॉइंट डाला है, ये पॉइंट काफी लॉजिकल और ये पॉइंट आपको कहीं जगह मिल जाएगा कंपनीज एक्ट में। आप लोग अगर पढ़े होगे कोई और चैप्टर तो आपको पता होगा ये पॉइंट काफी जगह होता है। यहाँ पे इसका लॉजिक ये है कि आपके पास ये सब काम करने को पैसा नहीं है और फिर आप क्या कर रहे हो, आप शेयर होल्डर से शेयर को
बायबैक कर रहे हो, ये इलॉजिकल है और ये काफ़ी बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये अब आप बोलोगे ये जो चीज़ है डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट के क्या हम लोग इस डिफ़ॉल्ट को ठीक करके इंस्टेंटली बायबैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला बात इसी एक्सप्रेसली 70 में लिख दिया गया है, बायबैक इज अलाउड व्हेन डिफ़ॉल्ट इज रेमेडी। जब बायबैक तभी अलाउ किया जाएगा जब डिफ़ॉल्ट हम लोग ठीक कर दें और 3 साल लैप्स हो जाए फ्रॉम सच रेमेडी, और रेमेडी करने के बाद से 3 साल क्या हो जाए, लैप्स हो जाए, मतलब 3 साल बाद। जैसे हम लोग रेमेडी कर दिए, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग रेमेडी किए, तो यहाँ 3 साल का क्या रहेगा, कूलिंग पीरियड रहेगा। 3 साल को यहाँ पे भी क्या होगा, अलाउड नहीं होगा बायबैक। यहाँ तो अलाउ था ही नहीं, यहाँ पे भी बायबैक अलाउड नहीं होगी। 3 साल के बाद क्या है, अब हम लोग बायबैक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोविजन बनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे 70 का सबसेक्शन 1 था, अब हम लोग 70 का सबसेक्शन 2 देखेंगे। इसमें क्या है, 2 ही सबसेक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें 2 ही सबसेक्शन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे नो कंपनी शैल बाय बैक इट्स शेयर्स इफ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग। अगर ये सेक्शन 92 को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, या सेक्शन 123 को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, या सेक्शन 127 के वायलेशन में है, या फिर सेक्शन 129 के वायलेशन में, अगर ये चारों में से कोई भी वायलेशन में है, तो ये क्या कर सकता है, बायबैक नहीं कर सकता। अब अगर आप बोलोगे इसमें भी कोई कूलिंग पीरियड है क्या, तो यहाँ पे लिखा नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली कोई भी कूलिंग पीरियड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी किसी भी तरीके का कूलिंग पीरियड नहीं है। अगर आप लोग इसको मतलब सही कर देते हो, कंपनी को बोल रहे हैं, अगर ये कोई भी कंपनी अगर इसको सही कर देता है तो फिर वो क्या कर सकता है, आराम से बायबैक कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कंपनी मान लो एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट करके रखा है, या फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन, जैसे हम लोग देखें 92 तो एनुअल रिटर्न से डील करता है। 123 जो है, ये सारी कंपनीज ऐड किया है सेक्शन। तो 123 मतलब डिविडेंड डिक्लेरेशन, 127 मतलब नॉट गिविंग डिविडेंड इन टाइम, और 29 मतलब हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो अगर ये सब के अगर आप डिफॉल्ट करके रखें तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर को बायबैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग का ये दोनों सेक्शन हो गया जो कि था प्रोहिबिशन। अब हम लोग आ जाते हैं अपना सेक्शन नंबर 68, जो कि मैंने बोला था 68, 69, 70 3 सेक्शन बताए थे, तो ये पे 68 है, ठीक है। तो 68 में हम लोग देखेंगे, 68 में सबसे पहले हम लोग इसका सब सेक्शन वाइज मैंने अच्छे से नोट्स बना दिया है। ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, कमेंट में या फिर किसी भी तरह से लिंक से प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो 68 का जो सबसेक्शन 1 है वो क्या बोलता है, अ कंपनी कैन डू बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अनदर क्लास। अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब कोई भी देखो रैशनल बंदा जिसको इतना समझ नहीं है ये सब चीज़ का है, जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहा है, उसको क्या लगेगा, क्या ये क्या लिखा हुआ है, कंपनी कैन डू बायबैक। अरे कंपनी जब बायबैक करेगा तो उसको तो एक्चुअल मनी चुकाना पड़ेगा ना, पैसे चुकाने पड़ेंगे। व्हाट फ्री रिजर्व, व्हाट सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको क्या दोगे, तो आपको तो पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे तो बैंक से पैसा जाने वाला है, कंपनी के तो बैंक से पैसा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो आपको बताया ना, ये केवल अकाउंटिंग आपको बता रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, आपको बता रहा है आपको अकाउंटिंग किस तरह से करना है, ठीक है। आप ये पैसा जो दोगे ये आप कहाँ दिखाओगे, किसके खाते में दिखाओगे, किसके खाते चढ़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को आप। तो हम लोग जो पैसा देते हैं वो तो हम लोग बैंक से ही देते हैं, लेकिन ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है कि आप किस तरह से होगा। तो जो बायबैक होता है सबसे पहले प्रेफरेंस होता है फ्री रिजर्व्स को, उसके बाद होता है सिक्योरिटी पे। फ्री रिजर्व में हम लोग क्या आता है, जनरल रिजर्व आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, ये सब आ जाता है, हम लोग जानते ही है, ठीक है ना। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अनदर क्लास। ये वाला थोड़ा हम लोगों को, ये दोनों तो आसान है, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लो अच्छा सिक्योरिटीज, ये जो पूरा बायबैक है ना, मैंने कहीं कहीं शेयर वर्ड इस्तेमाल किया, बट ये जो पूरा बायबैक है ना, ये सिक्योरिटीज के लिए होता है। यानी हम लोग सिक्योरिटीज में प्रेफरेंस शेयर भी आता है, इक्विटी शेयर भी आता है, जो भी सिक्योरिटीज हो सकता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वो आता है, मेनली होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो अगर आप इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इक्विटी शेयर को इशू किए थे ना, उसी के प्रोसीड से आप इसको एडजस्ट कर दे रहे हो, ये आप काम नहीं कर सकते। अगर आप इक्विटी शेयर को बायबैक कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर का प्रोसीड्स वाले से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दिखाया जा सकता है। हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे, लेकिन अभी समझने की कोशिश करो। और अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर बायबैक कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर के इशू से वो होना चाहिए, समझ। अगर आप मान लो प्रेफरेंस शेयर बायबैक कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर का फ्रेश इशू नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ अनदर क्लास होना चाहिए। जनरली इक्विटी शेयर्स की बायबैक का बात होता है, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले। तो जब इक्विटी शेयर का बायबैक होता है ना, तो हम लोग को क्या होना चाहिए, अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग का क्या होना चाहिए, मतलब वो अनदर क्लास ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए, इक्विटी शेयर ही नहीं होना चाहिए। आप इक्विटी शेयर को बायबैक कर रहे हो और इक्विटी शेयर के फ्रेश इशू से उसको सेट ऑफ कर रहे हो, तो ये क्या लॉजिक बना भाई। अगर आपको नया इशू ही करना था तो आप बायबैक फिर क्यों कर रहे हो, तो इट डजंट मेक्स एनी सेंस, ठीक है ना। तो हम लोग ये समझ गए, हम लोग फ्री रिजर्व से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अनदर क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपको ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी हम लोग को काम आएगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 68 सबसेक्शन 2, जो कि हम लोग को क्या करता है, बहुत सारा यहाँ पे देखो ए क्लॉज ए बी सी, इस तरह से बहुत सारा हम लोग को क्लॉज है, ठीक है ना। काफी आसान है, ये सब कंडीशंस ऑफ बायबैक। हमने यहाँ पे प्रोहिबिशन पढ़ा था, ठीक है ना, ये हम लोग का क्या है कंडीशंस, आगे और भी कंडीशंस आएंगे, ठीक है ना। और जो लिस्टेड कंपनी है उनका मैं एक सेपरेट लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा, जो कि सीएस के जनरली प्रोफेशनल वाले के लिए काफी रिलेवेंट होता है। वो क्या होता है, आपका सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018 करके, ठीक है, वो एक रेगुलेशन है, वो अलग से और भी बहुत चीज बता दे रहा है लिस्टेड कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो वो मैं बाद में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो बीकॉम वाले के लिए रिलेवेंट नहीं है, और देखना पड़ेगा किसके रिलेवेंट है, जिसके रिलेवेंट है वो उस लेक्चर को देख सकता है। बहरहाल ये सब काफी जो इंपॉर्टेंट चीज इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ये सब सबके लिए रिलेवेंट है। तो 68 सबसेक्शन 2 का ये जो क्लॉज ए है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको बायबैक करना है ना, तो आपका जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है शुड ऑथोराइज द बायबैक। बीबी मैं बहुत जगह इस्तेमाल किया हूँ, बीबी का मतलब यहाँ पे है बायबैक, ठीक है ना। तो आपका जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करना चाहिए, बायबैक को ऑथोराइज करना चाहिए, मतलब उसमें लिखा होना चाहिए कि कंपनी बायबैक कर सकता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए कि जो बायबैक
के अगेंस्ट जो बायबैक को प्रोहिबिट करता हो, या फिर उसके अगेंस्ट में नहीं लिखा होना चाहिए कि आप बायबैक नहीं कर सकते, या फिर उसमें ऑथोराइजेशन होना चाहिए कि हाँ भाई ये कंपनी बायबैक कर सकता है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, ठीक है ना। और अगर ये वाला बात नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बायबैक नहीं करेंगे क्या? नहीं, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग क्या कर देंगे, अमेंड कर देंगे, ठीक है ना। अमेंड कर देंगे अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं भाई, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाई पासिंग एसआर इन जीएम। एसआर इन जीएम का मतलब क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, यानी हम लोग जो शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग होता है ना, उसमें हम लोग एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके यहाँ पे यानी 75% जो शेयर होल्डर का वोट अगर फेवर में रहे, ये एसआर पास करके स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल्स को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि हम लोग का कंपनी बायबैक अलाउ करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब आ जाते हैं अपने क्लॉज बी में, ठीक है। ये तो काफी आसान था, इसमें हम लोग क्या लिखा, ये तो हो गया। अब ये एक सेपरेट, इससे आप इसको लिंक मत करना, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर बायबैक करना है ना तो हम लोग को एक एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अलग है, ये तो हम लोग अगर आर्टिकल्स ऑथराइज कर रहा है हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अगर नहीं कर रहा है फिर भी हम लोग को चूल मचाए कि हम लोग को बायबैक करना है तो हम लोग अपना अमेंड कर लो, वो मैं वो वाला बात बोला, ठीक है ना। लेकिन ये जो है क्लॉज बी, ये अलग चीज बोलता है, आपको अगर बायबैक करना है ना तो आपको 100% एसआर इन जीएम पास करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये अलग चीज है, ठीक है। तो एसआर इन जीएम पास करके आपको ऑथराइज करना पड़ेगा, ये मेरे को क्या करना है, बायबैक करना है, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपके आर्टिकल में लिखा है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आर्टिकल में ऑथराइज है, यहाँ पे तो आपको ऐसा नहीं पास करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे भी ऐसा पास नहीं करना पड़ेगा अगर आपको जो बायबैक करना है ना वो 10% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स करना है, ठीक है। यानी आप बायबैक कितना करना चाहते हैं, जो आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है ना। मैं जहां पे टोटल पेड अप कैपिटल बोलूंगा ना वहां पे इक्विटी शेयर भी आएगा और प्रेफरेंशियल कैपिटल भी आएगा, लेकिन जहां पे टोटल पेड अप इक्विटी लिखा है यानी वहां पे सिर्फ ईएससी आएगा। ईएससी का क्या मतलब होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। यानी जितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर विच इज जनरली 10 रुपीज पर शेयर, ओके। तो ये वाला पेड अप इक्विटी आएगा प्लस फ्री रिजर्व आएगा। आप एक चीज याद रखना, यहाँ पे फ्री रिजर्व में क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। और मैं आगे जहां जहां भी पढ़ाऊंगा ना एक्सेप्ट यहाँ पे तो एक अलग से लिख दिया गया, लेकिन यहाँ इस सेक्शन के लिए खासकर 68 के लिए मैं जहां जहां फ्री रिजर्व बोलूंगा वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, इंक्लूड होगा। इवन जब हम लोग सम्स वगैरह करेंगे वहां पे भी फ्री रिजर्व में क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड होगा। तो आप लोग ये बात याद रखना। इवन प्रेफरेंशियल का जो रिडेम्पशन वाला चैप्टर होता है ना उसमें भी शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है तो वहां पे भी यहाँ पे आपका इंक्लूडेड रहता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये वाला चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 10% अगर आपका टोटल जो पेड अप इक्विटी कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है तो इसका हम लोग 10% तक अगर बायबैक करना चाहते हैं ना तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एसआर इन जीएम का जरूरत नहीं है, बीआर एट बीएम से हम लोग का काम हो जाएगा। बीआर एट बीएम का मतलब क्या होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, यानी हम लोग सिंपली शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाने का जरूरत भी नहीं है। अच्छा आप बताओ, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना बड़ा बात है क्या, बोर्ड मीटिंग बुलाना बड़ा बात है? शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना बात है, मतलब बड़ा बात है, बुलाना बड़ा बात है। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि शेयर होल्डर की मीटिंग में ज़्यादा खर्चा है, ठीक है। शेयर होल्डर्स लोग काफ़ी मतलब इधर उधर रहते हैं, उन लोगों को मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, बहुत झमेला है उसमें, ठीक है ना। एक वेन्यू बुक करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्ली सीएस को बुलाना पड़ता है, तो बहुत उसमें झमेला वाला बात है। लेकिन अगर और बोर्ड मीटिंग बुलाना काफ़ी आसान चीज़ है, ठीक है ना, कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन करें तो अगर हम लोग को बस 10% तक बायबैक करना है टोटल पेड अप इक्विटी का प्लस रिजर्व का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसआर इन जीएम का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बोर्ड रेजोल्यूशन एंड बोर्ड मीटिंग पास करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्लॉज सी देख लेंगे, ठीक है, जो कि क्या बोलता है, बायबैक कैन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये काफ़ी क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है इवन सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम लोग का कोड है, देखा जाए तो 68 का 2 क्लॉज सी क्या बोलता है, बायबैक कैन नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। हम लोग समझते हैं फ्री रिजर्व का मतलब यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे आप गौर करना पेड अप इक्विटी कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल भी आएगा। आपको पता है बायबैक के सम्स में ज़्यादातर लोगों को कोई मार्क्स नहीं मिलता है या फिर कट जाता है, लोग बोलते हैं मेरा गलत हो गया, कोई चाहे वो सीए वाले हो, सीएस वाले हो, बीकॉम वाले हो, क्योंकि उन लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है। कोई यहाँ पे ढुका दे रहा, बोलता है कि ये पेड अप इक्विटी कैपिटल, कोई जो सम्स बना के आ रहा है वहाँ पे इक्विटी कैपिटल पकड़ के बना दे रहा है, कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका मतलब पेड अप कैपिटल ले ले रहा है, प्रेफरेंशियल कैपिटल ले रहा है। यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल यहाँ पे इक्विटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे एक, और ये मैंने जो नोट्स है एमसीए का वेबसाइट से बिल्कुल ताजा बनाया है, तो इसमें ये पूरा अमेंडेड नोट्स और यही एग्जॉस्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे यानी प्रेफरेंशियल कैपिटल भी आएगा, यहाँ पे इक्विटी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यानी ये इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल का बात कर रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल का ये क्या करता है, बात करता है, ठीक है ना। आपको भी इसको सबको लेके ज़्यादा चाप नहीं लेना है, मैं बस समझाते हुए चलो, जब हम लोग ये सम्स करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट आपको ये वाला बात याद रखना है, जब हम लोग लिमिट का बात करेंगे ना कि कितने हम लोग बायबैक कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, तो ये जो पहला जो आता है 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यहाँ पे पेड अप कैपिटल जो है यहाँ पे ईएससी और पीएस यानी इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंशियल कैपिटल दोनों आएगा। तो ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे और इसमें फ्री रिजर्व को प्लस करेंगे। फ्री रिजर्व में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। बायबैक के जहाँ फ्री रिजर्व देखोगे वहाँ पे 68 में जब आप देखोगे, यानी बायबैक के चैप्टर में इन नटशेल आप जहाँ फ्री रिजर्व देखोगे वहाँ आप मान लेना सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडेड है। जब हम लोग सम्स बनाएंगे ना तो हम लोग को ईएससी पीएससी दोनों को प्लस करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके साथ साथ हमको सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये वाला बात क्लियर हो गया, इसका 25% ले लेंगे और इतना कंपनी क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, काफी आसान है। एडिशनली इसके साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट अ कंपनी कैन बाय बैक इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल बी 25% ऑफ इट्स टोटल इक्विटी शेयर। ये तो एक कंडीशन है ही। जब बायबैक का सम्स बनाएंगे ना तो हम लोग को 3 तो कंडीशंस रहता है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा 3 कंडीशंस रहता है, बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन है ये वाला है, ठीक है। अब ये दूसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन यहीं पे है। ये तीनों का हम लोग व्हिचएवर इज लोअर लेते हैं, वो हम लोग अपना आंसर बिठाते हैं। मैं प्रैक्टिकल सम्स की बात कर रहा हूँ जिसमें सब लोगों को प्रॉब्लम आता है। हम लोग ये कोड है आपका बायबैक का, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये जो 3 है ना आप देख रहे हो, ये कोड है। सम्स जो बनेगा ना सारा इसी से बनेगा, ये 3 चीज़। आप इस 3 को करेक्ट कर लोगे तो आपका, मैंने इतना सब समझाया,
वो बायबैक क्यों होता है, नहीं होता है, बाकी सारे कंडीशन। सम्स के लिए ये 3 कोड है। सम्स का सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, बायबैक कैन नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द पेड अप। पेड अप मतलब हो गया इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, और फिर रिजर्व का सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। ये तो हम लोग का एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है, एक कंपनी ना 1 साल में अपना जितना इसका इक्विटी शेयर्स है ना, आउटस्टैंडिंग इक्विटी, उसका 25% ही बायबैक कर सकता है। ये तो हम लोग अलग चीज़, आप इसको अलग समझो। मान लो एक कंपनी का क्या है, 100 आउटस्टैंडिंग शेयर है, होता नहीं है, हम बस एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, 100 है तो इसका 25 कितना होगा, ऑब्वियसली 25 होगा। यानी मान लो एक कंपनी है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, उसका 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, ठीक है ना, उसका क्या है, 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। हाँ, तो आप मान के चलो रिलायंस का 100 शेयर है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो उसमें से हम लोग समझेंगे 25% मैक्सिमम वो बात, मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी शेयर का बात कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर मान लो अगर 100 है तो मैक्सिमम जो शेयर है ना वो एक साल में 25 ही बायबैक कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये बोलना चाहता है, ये पॉइंट अलग है, इसके लिए तो मुझे बाकी बहुत कुछ डेटा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ समझने जाएं तो एक कंपनी जो है, मान लो रिलायंस, उसका 100 शेयर है, तो वो क्या कर सकता है ना, मात्र 25 शेयर ही बायबैक कर सकता है। ऐसा मात्र तो नहीं है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तो लिमिट को ध्यान में रखना ही है, हम लोग एडिशनल ये लिमिट भी साथ में लेते हुए चलना है। क्या लेते हुए चलना है कि एक कंपनी है, उसका 25, वो एक साल में अपना 25% शेयर ही बायबैक कर सकती है, जिसका आउटस्टैंडिंग शेयर है ना उसका 25% तक बायबैक कर सकती है। हम लोग का दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन जो कि ये दोनों एक ही क्लॉज में लिखा हुआ है, ठीक है, 68 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में, ये वाला अलग क्लॉज है डी। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे पोस्ट बायबैक, यानी बीबी मतलब बायबैक, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो बायबैक करने के बाद जो है ना, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये 2:1 से बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब हम लोग जो बायबैक करेंगे ना, बायबैक करने के बाद जो है हम लोग बायबैक करेंगे तो हम लोग का क्या होगा बताइए, तो आपका इक्विटी कम जाएगा, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर का प्रभाव कम जाएगा, इक्विटी शेयर कैंसिल होने वाला है। और डेट जो है हम लोग जो उधार पैसा लेके रखे हैं, चाहे वो बैंक लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो फिर ये क्या होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझता होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, ठीक है। सिंपल अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, मैं अगर सिंपल बोलूँ तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपका डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जब हम लोग इक्विटी शेयर को बायबैक करके उसको कैंसिल कर देंगे तो स्वाभाविक सा बात है कि हम लोग का क्या हो जाएगा, डेट टू इक्विटी बढ़ जाएगा। और डेट टू इक्विटी जब बढ़ जाएगा तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है ना भद्दा लगेगा। कोई भी आदमी, कोई भी बंदा, कोई भी इन्वेस्टर पैसा डालने के पहले, इवन रिटेल इन्वेस्टर जो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोल रहे हैं, जो फंडामेंटल्स देखते हैं, वही पीछे हट जाएंगे। या फिर कोई भी इन्वेस्टर जल्दी पैसा नहीं डालेगा, बोलेगा तो कंपनी तो कर्जे में डूबा हुआ कंपनी, इसमें इतना डेट है, इक्विटी के मुकाबले में इतना डेट है, तो ये काफी डेट वाला कंपनी लगेगा, ठीक है। किसी भी कंपनी का अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो कितना माना जाता है, अगर वो क्या हो, 1 से क्या हो, कम हो। अगर 1 से कम है तो यानी उसका क्या है, काफ़ी अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो है, उसका क्या है, ज़्यादा लोन वगैरह नहीं है। तो हम लोग जब बायबैक करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग क्या हो जाएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ेगा, उसी कारण हमारा फाइनेंशियल्स काफी भद्दा लगेगा। तो इस चीज़ को क्या कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ही जो कानून बना के इस पॉइंट में लिख दिया कि आप बायबैक करो, लेकिन उसके बाद ऐसा करो, इतना भी बायबैक मत कर लो कि आपका बायबैक करने के बाद जो है ना डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2:1 मतलब आप समझ लो 2, मतलब समझ रहे हो ना, यानी इक्विटी का ट्वाइस से ज़्यादा डेट नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 1 लाख का अगर इक्विटी है बायबैक करने के बाद तो 2 लाख से ज़्यादा का डेट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इससे क्या होगा, कंपनी का ही प्रीजुडिशियल हो जाएगा वो चीज़। ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट बनाया गया है। ये मैं सम्स में, आप जब सम्स वाला कराऊंगा एक अच्छा आपको फॉर्मूला लिखवा के दूंगा, जो कि बहुत अच्छा फॉर्मूला है, उससे आपका बहुत बढ़िया आसानी से चुटकियों में सम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्लॉज ई देख लेंगे, ठीक है ना। तो ओनली फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ही क्या हो सकते हैं, बॉट बैक हो सकता है। अगर पार्टली पेड अप है या फिर अनकॉल्ड है या फिर उसमें मतलब पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो वो सब शेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लॉज एफ। क्लॉज एफ में क्या लिखा है, इफ द कंपनी इज लिस्टेड देन सेबी बायबैक रेगुलेशंस 2018 शैल बी फॉलोड। ये हम लोग जानते हैं, सीधा सा बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लॉज जी में चले जाते हैं, कंपनी कैन नॉट मेक न्यू बायबैक विद इन 1 ईयर ऑफ क्लोजर ऑफ लास्ट बायबैक ऑफर। यानी कंपनी नया बायबैक नहीं ला सकता। अभी मान लो लास्ट बायबैक ऑफर यहाँ पे क्या हुआ था, क्लोज हुआ था, ठीक है, लास्ट, अभी इससे 1 साल के अंदर में ना कंपनी क्या कर सकता है, नया बायबैक नहीं ला सकता, नया बायबैक ऑफर नहीं ला सकता है, 1 साल के बाद ला सकता है, ठीक है ना। 1 साल के कर सकता है, बाद ला सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी ईजी है, मैं कहूँगा ये वाला क्लॉज एफ और जी, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही क्लॉजेज है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे आपके दूसरे सबसेक्शन में। 68(2) हो गया सबसेक्शन 2 का, 68 सबसेक्शन 3 हम लोग देख लेते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का सेक्शन मुझे जहां तक याद आ रहा है 102 ही होना चाहिए, कंपनी एक्ट का याद नहीं है ठीक से, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, लेकिन मुझे लगता है 102 ही होगा, ठीक है ना। हम लोग को पता है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जब हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन का नोटिस वगैरह भेजते हैं, जहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे हम लोग को करना पड़ता है, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे, अनेक्स करेंगे जो नोटिस ऑफ मीटिंग कॉलिंग ईजीएम फॉर पासिंग एसआर। ईजीएम मतलब जनरल मीटिंग, ईजीएम मतलब क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी वो जनरल मीटिंग जो हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जरूरी थोड़े बायबैक का जो बात है वो आपका ईजीएम में ही उठेगा, ईजीएम साल में एक बार होता है, ये तो अचानक से मुद्दा आएगा, तो मोर ऑफन देन नॉट यहाँ पे हम लोग ईजीएम ही देखेंगे, ठीक है ना। तो ईजीएम में जो हम लोग का एसआर पास करना है, उसका जो ईजीएम का जो नोटिस होगा ना, उसके साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। ये कौन बोलता है, 68 सबसेक्शन 3 बोलता है। अब हम लोग आगे देखेंगे 68 सबसेक्शन 4, जो कि क्या बोलता है, बायबैक टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग एसआर इन जीएम और बीआरटीबीएम एज द केस में भी। हम लोग एसआर इन जीएम भी पास करना पड़ सकता है, बीआरटीबीएम भी पास करना पड़ सकता है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े। अगर 10% तक करना है ऑफ द मतलब पेड अप कैपिटल
प्लस फ्री रिजर्व्स जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे 10% तक अगर हम लोग को करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व का 10% तक करना है तो हम लोग को BRDM से काम हो जाएगा। तो हम लोग को जो भी रिजोल्यूशन पास करें उसका 1 साल के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का बायबैक होना चाहिए और प्रोसेस बिल्कुल तरह से खत्म हो जाना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। अब 5 में देख लेते हैं, सेक्शन 60 सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है, मोड्स क्या रहता है बायबैक का। फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हैं, ये तो प्रोसेस है अलग अलग, ठीक है, ये उतना आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, खासकर बीकॉम वाले के लिए तो बिल्कुल ही उतना रेलेवेंट नहीं है। तो भी इसके बाद मैं इसका लेक्चर पूरा डालूंगा जहाँ पे मैं तीनों भी समझा दूंगा। फ्रॉम ओपन मार्केट कर सकते हैं, बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज इशूड टू एम्प्लॉय अंडर ESOP और स्वेट इक्विटी, जो हम लोग एम्प्लॉय लोग को ESOP देते हैं जब स्वेट इक्विटी दे सकते हैं उसको भी हम लोग वापस से खरीद के इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बायबैक को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है हम लोग का 60 सेक्शन 6, इसमें क्या है, हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का बात है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब जानते हैं कि हम लोग सॉल्वेंट हैं, हम लोग का दिवालिया नहीं है, हम लोग अपना डेट वगैरह चुका सकते हैं, जिसका डिक्लेरेशन। तो हम लोग को बायबैक करने के पहले क्या है ना, हम लोग को एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। किसको फाइलिंग करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइलिंग करना पड़ेगा। और अगर ये लिस्टेड कंपनी है ना, मतलब इसका जो सिक्योरिटीज है, किसी भी तरीके का सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेबी में भी फाइलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन है ना, हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 डायरेक्टर्स मिनिमम के द्वारा क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें क्या है, एक डायरेक्टर क्या रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा। कंपनी के पास मैनेजिंग डायरेक्टर है तो, अगर कंपनी के पास मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं साइन करेगा, केवल 2 डायरेक्टर करेगा, ठीक है ना। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है ना, ये क्या रहेगा, वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट रहेगा, यानी एक एफिडेविट के द्वारा क्या रहेगा। एफिडेविट मतलब क्या होता है, एफिडेविट मतलब एक ऐसा कसम होता है जो हम लोग कोर्ट के सामने खाते हैं, ठीक है, जो नोटराइज करवाया जाता है, ठीक है ना। एफिडेविट एक तरीके कसम है, तो आप ये कसम खाते हैं, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं क्या, ये भाई हम लोग कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है। व्हाट विल बी, अब आप पूछोगे कि डिक्लेरेशन में क्या लिख के देना है, तो डिक्लेरेशन में 2 बात लिखा रहेगा। सबसे पहले क्या है, द बोर्ड हैज मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड जो है ना पूरा इंक्वायरी किया है कंपनी के अफेयर्स में और ऐसा एक ओपिनियन फॉर्म किया है कि कंपनी क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा मिनिमम 1 ईयर पोस्ट ये डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन डीएसी मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ठीक है, जगह नहीं था तो मैं डीएसी लिख दिया, आप लोग इसको दिसंबर मत इंटरप्रेट कर लेना, इसका मतलब डिक्लेरेशन, ठीक है। काफी लोग इसको गलत पढ़ा देते हैं, काफी लोग इसको पढ़ा देते हैं कि बायबैक के 1 साल बाद तक रहेगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं ना, जो कि ऑब्वियसली बायबैक के पहले ही दिया जाता है, इमीडिएट पहले ही दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसके बाद तक जब डिक्लेरेशन, डेट ऑफ डिक्लेरेशन था उसके 1 साल तक क्या रहेगा, ये कंपनी सॉल्वेंट रहेगा। ये लोग क्या करते हैं, कसम खा लेते हैं डायरेक्टर्स, ताकि क्या हो, भरोसा हो आरओसी को भाई कि ये किसी तरीके का फ्रॉड वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे सबसेक्शन 7 जो कि क्या बोलता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर्स। तो जैसे ही बायबैक होता है ना, विद इन 7 डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, यानी जो कंप्लीशन ऑफ बायबैक का एक डेट लिखा होता है, ठीक है ना, वो हम लोग का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम लोग वो सब लिख के देते हैं, ठीक है। तो उसका जो मतलब लास्ट डेट होता है ना, बायबैक के ऑफर का जो कंप्लीट होने का लास्ट डेट रहता है, उसके 7 दिन के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ता है, सारे जो शेयर्स आए हैं ना बायबैक के, उसको हम लोग को फिजिकली एक्सटिंग्विश और डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करना पड़ता है, शेयर मैंने जैसे कि बताया, जो हम लोग शेयर बायबैक करते हैं उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस शेयर को करना पड़ता है फिजिकली एक्सटिंग्विश एंड डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 68 का सबसेक्शन 8 में, जहां पे क्या लिखा, व्हेन अ बायबैक इज डन सम सिक्योरिटीज व्हिच हैज बीन बॉट बैक, बी मतलब बॉट बैक, कैन नॉट बी इशू, सेम सिक्योरिटीज व्हिच हैज बीन बॉट बैक कैन नॉट बी इशू विद इन 6 मंथ ऑफ सच बायबैक। आप ये बात समझने की कोशिश करो, मान लो मैंने इक्विटी शेयर को बायबैक किया, इक्विटी शेयर बायबैक किया, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से मैंने बॉट बैक मान लो किया जुलाई में, और अगस्त में वापस में इक्विटी शेयर इशू करो, तो आप बताओ ये सब कोई सेंस बना रहा है? ये तो कंपनी का पैसा को बर्बाद करने का बस हो गया। ये क्या मतलब बेवकूफ़ी वाला बात है, आपने शेयर इशू करके रखा था, आपने उसको क्या कर लिया, बॉट बैक कर लिया, वापस खरीद लिया, अब आप क्या कर रहे हो, उसको वापस इशू कर रहे हो, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला बात समझने की कोशिश करो। अगर आप इक्विटी शेयर बॉट बैक करते हो तो आप प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर ये करते हो बॉट बैक क्यों, फिर आप इक्विटी शेयर 6 महीना तक इशू नहीं कर सकते। बायबैक जो हुआ ना, बायबैक किया, बायबैक से 6 महीना तक आप वापस वो सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। व्हेन अ बायबैक इज डन, सेम सिक्योरिटीज यानी सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच हैज बीन बॉट बैक कैन नॉट बी इशूड विद इन 6 मंथ ऑफ सच बायबैक। आपने बॉट बैक किया 6 महीने तक आप वापस वो अब इशू नहीं करोगे, अभी तो आपने बॉट बैक किया, अब आप बोल रहे हो हम वापस इशू करेंगे, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आप बोनस शेयर दे सकते हैं, ठीक है ना, आप बोनस शेयर दे सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ एक्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी डन। अब कभी कभी कन्वर्टेबल डिबेंचर रहता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर रहता है, आप लोग जानते होंगे, उसका कन्वर्जन भी हो सकता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आप कन्वर्ट क्यों करो, नहीं कन्वर्जन तो होगा, और बोनस शेयर भी दिया जा सकता है। ये 2 क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो बोनस इशू को हम लोग, ठीक है, ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो हम लोग का सबसेक्शन है वो की है जो कि है 68 सबसेक्शन 9। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी शैल मेंटेन अ बायबैक रजिस्टर। कंपनी क्या करेगा ना, बायबैक के बाद एक बायबैक का रजिस्टर मेंटेन करेगा, एक किताब में। ये सब तो अभी इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ठीक है, ये तो बस पुराना लॉ है, तो इसमें मतलब ये मैंने तो अप टू डेटेड बनाया, लेकिन ये सब जो लॉ है काफी आपको लगेगा अरे क्या है रजिस्टर, आज के जमाने में कौन रजिस्टर मेंटेन करता है, बट ये लिखा है तो फिर लिखा है, ठीक है ना। ये बोलना अभी के जमाने में सब इलेक्ट्रॉनिकली, तो इलेक्ट्रॉनिक उसको डेटा रखना पड़ेगा, जहाँ पे क्या रहेगा, शेयर्स बॉट बैक, कितना शेयर आपने बॉट बैक किया ये लिखा रहेगा, कितना आपने पैसे चुकाया वो लिखा रहेगा, किस तारीख को आपने शेयर को कैंसिल किया था ये भी लिखा रहेगा, और किस तारीख के आपने शेयर को बर्बाद किया यानी फिजिकली डिस्ट्रॉय किया, एक्सटिंग्विश किया, इस सारा डिटेल्स बेसिकली रजिस्टर में लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 68 सबसेक्शन 9। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 68 सबसेक्शन 10 में, जहां पे क्या लिखा है, विद इन 30 डेज ऑफ बीबी कंप्लीशन इन बायबैक कंप्लीशन कंपनी मस्ट फाइल अ रिटर्न विद आरओसी एंड सेबी। यानी जो हम लोग का बायबैक है ना, बायबैक जो हम लोग का खत्म होगा, ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 30 दिन के अंदर हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। किसके साथ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ फाइल करना पड़ेगा और एक सेबी के साथ फाइल करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या हो,
लिस्टेड हो तो सेबी के साथ, वरना सिर्फ आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसका एक फॉर्म होता है, ठीक है, वो फॉर्म नंबर मैं हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब 68 सबसेक्शन 11 में क्या है, इफ अ कंपनी वायलेट सेक्शन 68, ये 68 को क्या करता है, वायलेशन कर देता है, या फिर जो रेगुलेशन जो सेबी इशू किया है, सेबी कौन सा रेगुलेशन, सेबी के रेगुलेशन याद रखना केवल लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो अनलिस्टेड कंपनी उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर 68 का वायलेशन होता है या फिर सेबी के रेगुलेशन का वायलेशन होता है, तो हम लोग को क्या होगा, क्या कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर कितना फाइन लगेगा, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 3 लाख, ठीक है। तो सेक्शन 69 अब हम लोग देख लेंगे। सेक्शन 69 क्या बताता है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है ना। तो जब भी एक कंपनी क्या होता है, बायबैक करता है अपना शेयर, फ्री रिजर्व से कर रहा है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहा है, देन एन अमाउंट इक्वल्स टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बॉट बैक टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है ना। तो जब भी कंपनी हम लोग जानते हैं 3 सोर्स से कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अनदर क्लास से। तो हम लोग जब फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहे हैं, तो जितना शेयर हम लोग बॉट बैक किए ना, उसका फेस वैल्यू का अमाउंट हम लोग क्या करना पड़ेगा, सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका लॉजिक अगर आप लोग समझोगे तो ये ऑब्वियसली सीआरआर में ट्रांसफर हम लोग करते हैं ताकि हम लोग क्या हो, कैपिटल बच के रहे, ठीक है। और सीआरआर का एक ही पर्पस होता है, आप लोग जानते हो कि बोनस शेयर इशू करना। तो आप समझो, जब हम लोग फेस वैल्यू वाला इधर पे अमाउंट आपका ट्रांसफर कर देंगे सीआरआर में, और फिर इसी से हम लोग भविष्य में बोनस शेयर देंगे, तो चीज सेट ऑफ हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। इससे क्या होगा, हम लोग बोनस शेयर में देने के लिए इस्तेमाल करेंगे सीआरआर को, और जब बोनस शेयर देंगे तो हम लोग को वापस इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग बोनस शेयर इशू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी बोलते हैं। यही लॉजिक है इसके पीछे। तो आप लॉजिक अगर समझना चाहो तो जब भी कंपनी फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से अपना शेयर्स को बॉट बैक करता है, इससे अकाउंटिंग एंट्री दिखाने वाला है या इससे सेट ऑफ करने वाला है, तो हम लोग को जो फेस वैल्यू है ना, जो शेयर्स बॉट बैक हुए, वो फेस वैल्यू हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। और ये जो ट्रांसफर करते हैं ना, उसका डिस्क्लोजर हम लोग को कहाँ देना पड़ता है, बैलेंस शीट में देना पड़ता है, ठीक है। और सीआर का केवल एक ही पर्पस होता है, जो कि होता है आपका बोनस शेयर इशू करना, ठीक है ना। तो हम लोग का यहीं पे पूरा थ्योरेटिकल खत्म हो गया। मैंने आपको 68 पूरा करवा दिया, 69 करवा दिया, 70 प्रोहिबिशन भी करवा दिया, ठीक है। बायबैक का हमारा जो क्यों करते हैं, क्या होता है, और मतलब ये अलाउड है कि नहीं, ये भी पढ़ा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा, वो ऑब्वियसली जनरल एंट्री से रिलेटेड रहेगा, जो सीए में बीकॉम सबको आएगा ही वो एग्जाम में, ठीक है ना। आने का काफी चांसेस रहता है। जनरल एंट्री में आपको ट्रिक के साथ, लॉजिक के साथ समझा दूंगा प्रॉपर्ली, ठीक है ना। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो वाला सम्स करवा दूंगा जहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा आता ही ऑब्वियसली कि कितना शेयर कंपनी क्या कर सकता है, बायबैक कर सकता है, वो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग थर्ड वाली वीडियो में कवर करेंगे। अपकमिंग जो वीडियो होगा वो जनरल एंट्री को रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अभी भी बचा हुआ है, जैसे आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशंस हो गया, या हलाना फलाना कोई आईएसआई का अगर कुछ रहेगा, मतलब आजू बाजू का कोई अगर थ्योरी रहेगा, तो वो मैं भी क्या करूँगा, कवर करवा दूंगा एकदम लास्ट में, 4th वीडियो बना के, ठीक है ना। तो बस अब तक के लिए इतना ही।